हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लिटरेचर लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे होंगे। एनिमल फार्म हमारा आज का नोवेल है जिसको हम आज से शुरू कर रहे हैं और इसको डिफरेंट लेसन्स में हमने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ की लर्निंग के बारे में सोचते हैं और देखते हैं कि हमने उसको कुछ सीखने के लिए पढ़ना है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें, ताकि हम अपनी लर्निंग को ना सिर्फ इम्प्रूव करें बल्कि अपनी पर्सनालिटी में भी उसको ऑब्जॉर्व करें और उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, ताकि दूसरे भी उससे इस्तेफादा हासिल करें। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का एक ऐसा नावल है जिसमें उसने बहुत सी सख्त हकाइक को बयान किया है, जो कि हम आज के दौर में किसी तरीके से नहीं बता सकते। अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात करें या किसी भी पॉलिटिकल टर्म्स को, पॉलिटिकल रिलेशंस को देखें, तो उसमें हर एलिमेंट को देखा जाता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दोनों आते हैं। चूँकि ये एक ऐसा नावल है जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और जिसको इमरान ख़ान ने ख़ुद बहुत अरसे बाद दोबारा फिर इसकी रीडिंग करी है, जब वो एक अपनी प्रिज़न में अपना अलहदा से वक़्त गुजार रहे हैं, तो उसमें वो अपनी कुछ ख़ास चीज़ों को रिकॉल करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में ये जॉर्ज ऑरवेल का नावल, जो एनिमल फार्म के नाम से जाना जाता है, ये बेहद मशहूर है और बेहद अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया गया है एक आम आदमी की अक्ल और शऊर को बेदार करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन टू एनिमल फार्म ये हमारा बेसिक इसका चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें ऑथर के बारे में पहले जानते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल कौन थे, उन्होंने एनिमल फार्म क्यों लिखा, इस एनिमल फार्म को लिखने की ज़रूरत पे क्यों पेश आई। उसके अलावा हम इसमें पॉलिटिकल टर्म्स जो इस्तेमाल की गई हैं और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जो एनिमल फार्म में पोर्ट्रे की हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसको भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन अपने लेसन्स में। आज के लेसन में हम जॉर्ज ऑरवेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसने एनिमल फार्म क्यों लिखा, इसके बारे में स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। जॉर्ज ऑरवेल का मुकम्मल नाम जॉर्ज ऑरवेल था। उनको ऑक्यूपेशन, जो पेशा है वो क्या था, वो इंग्लिश नावलिस्ट थे, एसेइस्ट थे, मज़ामीन लिखा करते थे, जर्नलिस्ट थे और उसके अलावा क्रिटिक थे, तज्ज़िया निगार थे। 25 जून 1903 को वो मतिहारी इंडिया में पैदा हुए, जो कि बाद में ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। 21 जनवरी 1950 को वो लंदन इंग्लैंड में उनकी वफ़ात हुई। तो ये जॉर्ज ऑरवेल का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप अपने जहन में रख लें कि वो कौन थे। व्हाट इज़ एनिमल फार्म फॉर जॉर्ज ऑरवेल? जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म उनके लिए क्या था? ये एक बेसिकली एलेगोरिकल टेल है। एलेगोरिकल उसको कहते हैं जिसमें आप फिक्शनल कैरेक्टर को इस्तेमाल करते हैं रियल इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पर इस नोवेला में फिक्शनल फार्म and its animals to symbolize and satirize real historical events and political concept। एनिमल फार्म को और उसमें मौजूद जानवरों को एज अ सिंबल इस्तेमाल किया है, किन के लिए? हमारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स और हमारी जो तारीखी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उन पे तंज करने के लिए, इसलिए ये एलेगोरिकल टेल है। एलेगरी उसको कहते हैं जिसमें आप कहना कुछ चाह रहे हैं, टारगेट किसी और को कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल किसी और का किया जा रहा है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रशियन रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया गया है। वो तमाम तर इवेंट्स जो रशियन रेवोल्यूशन से शुरू हुए, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड द सब्सिक्वेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ये जो पूरा एनिमल फार्म है वो रशियन रेवोल्यूशन और जो सोवियत यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट थी उसको टारगेट कर रहा है। उसके अलावा ये क्रिटिक है टोटलिटेरियनिज़म पे। टोटलिटेरियनिज़म किसको कहते हैं? वो कॉन्सेप्ट जिसमें तमाम तर जो मफाद हैं, तमाम तर जो आपकी रियासत के जो बेनिफिट्स हैं, वो किसी एक ख़ास पावर तक जाते हैं। इट सर्व एज अ क्रिटिक ऑफ टोटलिटेरियन रेजाइम, particularly Stalinism and the corruption of power that accompanies such system। तो ये जो सारे जो हम अभी पॉलिटिकल टर्म्स पढ़ रहे हैं, ये वन बाय वन हम अपने लेसन्स में इनको स्टडी करेंगे। दूसरा, ये सटायर है पॉलिटिकल आइडियल्स पर। एनिमल फार्म से थ्रू द एनिमल्स अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश एन इगैलिटेरियन सोसाइटी
Orwell theorizes the gap between political ideals and the often harsh realities of their implementation. कि जब हम आइडियल तो अपना पॉलिटिकल सिस्टम को अपना आइडियल बना लेते हैं और हमारे पास एक मिसाली कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, लेकिन हम वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हम उसको बिल्कुल फ्लॉप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो ये उस पर भी बात करता है। उसके अलावा मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज, ऑरवेल ने हाईलाइट किया है कि लैंग्वेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है सियासत को, पॉलिटिकल कंट्रोल को गेन करने के लिए। उसके अलावा जो जितनी भी एनिमल फार्म में कमांडमेंट्स चेंज होती हैं वो बताती हैं कि जब कोई पावर में आता है तो कैसे वो रूल्स को, प्रिंसिपल्स को डिस्टॉर्ट कर देता है, तबाह कर देता है। लैंग्वेज किस तरीके से पावरफुल लोगों के ज़रिए से इस्तेमाल की जाती है दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए। लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, फार्म की ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें पिग्स रूल portrays the loss of individual freedom as the new regime becomes just as oppressive as the one they overthrew। मतलब कि पहले इंसानों की मलकियत थी, उसके बाद पिग्स आ जाते हैं और फिर पिग्स आकर अपनी इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा फ्रो करते हैं, तो जबकि बाकी जो जानवर हैं उनको किस तरीके से स्नब किया जाता है, उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम कैसे ख़त्म की जाती है, तो ये उस पर भी बात करता है। उसके अलावा ये करप्शन एंड बिट्रेयल पर बात करता है कि किस तरीके से करप्शन और गद्दारी के जो इवेंट्स हैं वो कैसे आप पेनिट्रेट करते हैं एक सोसाइटी में। ऑरवेल इलस्ट्रेट्स हाउ दोज हु इनिशियली स्ट्राइव फॉर द कलेक्टिव गुड कैन कम टू पर्सनल एम्बिशन, कि शुरू में तो आप राग लापते हैं कि आप इत्तेहाद कायम करेंगे और सबको मिला जुला कर काम करेंगे, लेकिन बाद में फिर आपकी पर्सनल एम्बिशंस कैसे फ्रो करते हैं, तो आप गद्दारी की तरफ कैसे जाते हैं और आप पर्सनल बेनिफिट्स कैसे गेन करते हैं और आप करप्शन किस तरफ जाते हैं, करप्शन किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है दर्जा ब दर्जा, तो ये उसके बारे में भी बताता है हमें। यूनिवर्सल थीम्स while rooted in historical events, Animal Farm addresses universal themes of power, corruption and the human propensity for tyranny। जुल्म और तशद्दुद, पावर और करप्शन किस तरीके से रूट आउट कर लेती है हमारी सोसाइटी में, ये उन यूनिवर्सल थीम्स के बारे में भी बात करता है। उसके अलावा सिनिकल व्यू ऑफ रेवोल्यूशन, जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि कोई एक नई चेंज आएगा, नया उसमें एलिमेंट आएगा, तो ये जो नावल है ये उसके बारे में भी बात करता है कि कैसे रेवोल्यूशंस विद नोबल इंटेंशंस कैन बी कोऑप्टेड बाय पावर हंग्री इंडिविजुअल्स, कि जब आपके इरादे तो अच्छे हों लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो पावर हंग्री इंडिविजुअल हैं, वो आपकी उन नोबल इंटेंशंस को कैसे जम कर लेते हैं और किस तरीके से जो रेवोल्यूशन का एक अच्छा इमेज होता है वो उसके ऑपोजिट हो जाता है। टाइमलेस रेलेवेंस, Orwell's warning about propaganda, manipulation and the dangers of unchecked authority remain relevant in various political contexts। ये जॉर्ज ऑरवेल ने नावल लिखा अरसा दराज पहले, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम अभी आज तक देखते हैं इस दौर में कि कैसे पाई जाती है, जिसमें उसने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल जो था उसकी वार्निंग्स, मैनिपुलेट कैसे करते हैं जो पावर करप्टेड पीपल होते हैं, वो मैनिपुलेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज की हो, बिहेवियर की हो या फिर अनचेक्ड अथॉरिटी। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, उसके ख़तरात। तो ये इन सब जो उसने बहुत अरसा पहले बातें की थी वो सारी अब भी एग्जिस्ट करती हैं। ये तो था कि जॉर्ज ऑरवेल ने के लिए एनिमल फार्म क्या था, उसने एनिमल फार्म क्यों लिखा, वाई एनिमल फार्म, टू एक्सप्रेस द क्रिटिक ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ऑरवेल क्रिटिसाइज करना चाहता था टोटलिटेरियनिज्म रिजीम्स लाइक स्टालिन्स सोवियत यूनियन एंड हिटलर्स नाजी जर्मनी, illustrating how idealistic movements could turn into oppressive dictatorship। कि जो टोटलिटेरियनिज्म का राग लापते थे, कैसे उनकी जो आइडियलिस्टिक मूवमेंट्स थे वो ऑप्रेशन, जुल्म और तशद्दुद और डिक्टेटरशिप, आमरीत की तरफ वो कैसे आती हैं, ये उसने उस पर क्रिटिसाइज़ किया है कि पहले कैसे वो लोग अच्छे बनकर दूसरों के मुफाद को हासिल करते हैं और बाद में अपने पर्सनल गेंस को किस तरीके से प्रायोरिटाइज कर देते हैं, तो ये उन पर क्रिटिक करता है। Personal experience, his involvement in the Spanish Civil War exposed him to the manipulation of ideology for political gain। क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल ने खुद स्पेनिश सिविल वार में उसका हिस्सा था, उसका काउंटर पार्ट था, उसने देखा
कि किस तरीके से जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो तबाह हो जाती हैं एक पॉलिटिकल मफाद, एक सियासी मफाद को हासिल करने के लिए, जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके कंसर्न को अबाउट प्रोपेगेंडा एंड बिट्रेयल इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स, जिसकी वजह से उसने अपने आप को इन चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसका शामिल हुआ इसमें। उसके अलावा सटायर एंड एलेगरी, Orwell's skill in satire and allegory allowed him to create a fictional world mirroring real events, engagingly provoking thought in readers। कि वो देखते हैं कि कैसे एक फिक्शनल वर्ड, एक तस्वुराती दुनिया को इस्तेमाल करते हुए उसने जो हकीकी हकायक हैं उनको उसने किस तरीके से अपने रीडर्स तक पहुंचाया है। इसमें वो तंज भी करता है, सटायर भी करता है और एलेगरी का भी इस्तेमाल करता है। Symbolism and parallels. Using animals' character, he drew parallels between the novella and the Russian Revolution। अब उसने पैरेलल लेके जा रहा है, जानवरों का इस्तेमाल किया उसने उस रशियन रेवोल्यूशन और सोवियत यूनियन को फोरकास्ट करने के लिए। Showcasing how the animal farm's transformation mirrored the events of the early Soviet Union। लैंग्वेज मैनिपुलेशन। ऑरवेल चूँकि एक राइटर था, एसेइस्ट था, तो उसको लैंग्वेज पे ख़ास महारत हासिल थी। उसने अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल किया, वो देखा कि किस तरीके से सियासत में लैंग्वेज की मैनिपुलेशन की जाती है, उसका नेगेटिव यूज़ किया जाता है। इसको उसने एक्सप्लोर किया थ्रू अल्टर्ड कमांडमेंट्स एंड द पिग्स, कैसे वो पिग्स के जो कमांडमेंट्स हैं उनको बदल देता है। तो ये लैंग्वेज मैनिपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि जो सियासत में आने वाले लोग हैं वो कैसे अपनी बात से फिर जाते हैं या अपनी बातों को कैसे रीफ्रेज करते रहते हैं अपने मुफाद को हासिल करने के लिए वक़्त के साथ। और डिस्टोर्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में, वार्निंग अगेंस्ट पावर कंसंट्रेशन, एनिमल फार्म कॉशन्ड अगेंस्ट अनचेक्ड पावर। ये सबसे बहुत ज़्यादा वर्स्ट इफ़ेक्ट है कि जब आप पावर को अनचेक कर देते हैं तो उसके फिर वर्स्ट इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ऑरवेल ने इसको भी डिमॉन्स्ट्रेट किया है, हाउ अ वेल इंटेंशन्ड रेवोल्यूशन कुड लीड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ टायरनी, कि अगर आपकी रेवोल्यूशन आप जिसको आप पॉजिटिवली इन्हांस करना चाह रहे थे, उसको फोरकास्ट करना चाह रहे थे अपने लोगों पर, लेकिन वो आपकी अनचेक पावर की वजह से वो कैसे जुल्म और तशद्दुद की तरफ चली जाती है, तो इसके बारे में भी ऑरवेल ने एनिमल फार्म में बात किया है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एनिमल फार्म में किन किन चीज़ों के बारे में बात की है जॉर्ज ऑरवेल ने और उसने इसको क्यों लिखा है। नेक्स्ट की क्लासेस में हम इसके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद ज़्यादा पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जब बेस क्लियर होगी तो ही आप एक नावल को अच्छे तरीके से असेस करके अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकेंगे।